हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल AR ट्यूटर्स पॉइंट पर। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया, उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया हो, आप अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं। आज हम मैथ्स पेपर लीग पार्ट 5 डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके अंदर हम चैप्टर 5 डिस्कस करेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अब इस चैप्टर में क्या, कहाँ से, कौन से पार्ट से कौन से क्वेश्चन, कितने मार्क्स के आएंगे, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। इस चैप्टर से 2 MCQ आएंगे, ठीक है। एक MCQ और एक असर्शन रीजन। आपको पता है लास्ट में 2 असर्शन रीजन होते हैं ना, तो एक जनरली चैप्टर 5 का होता है। जैसा कि सैम्पल पेपर और चीज़ों के अकॉर्डिंग जो न्यू अब की बारी सैम्पल पेपर आया उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो एक क्वेश्चन आएगा आपका इसका MCQ में और एक असर्शन रीजन। बेसिकली दोनों MCQ ही काउंट होते हैं। तो 2 मार्क्स वो हो गया। दूसरी, इस चैप्टर से एक आएगा आपका केस स्टडी। इस चैप्टर से आपकी आएगी केस स्टडी। अभी जहाँ तक डिस्कशन ये है, जहाँ तक ये माना जा रहा है कि कौन कौन से चैप्टर की केस स्टडी आएगी, वो आएगी आपकी चैप्टर 5 से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, चैप्टर 7 से आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, और एक चैप्टर 9 है ना एप्लीकेशन से, है ना ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशन से। इन 3 चैप्टर से 3 केस स्टडी आने के चांसेज हैं। फिलहाल इस चैप्टर से भी एक केस स्टडी आएगी। तो इस केस स्टडी चैप्टर 4 नंबर का हो गया और 2 MCQ होंगे, है ना। तो टोटल कितने मार्क्स होंगे? 6 मार्क्स, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, अब इसमें एक एक बातें डिस्कस करते हैं। हाँ, सबसे पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हाँ, लेकिन इतनी जरूर बातें बताएंगे जो आपको चीज़ें समझ आ जाए और आप क्वेश्चन कर पाएं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? प्रोग्रेशन क्या होता है, इस तरह से अगर रैंडमली नंबर लिखे गए हैं, नंबर किसी मतलब कोई भी एक आपका डेटा प्रेजेंटेशन है जो किसी रूल के अकॉर्डिंग अगर लिखा गया, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोग्रेशन। जैसे 2 का टेबल हो गया, 3 का टेबल हो गया, ठीक है। तो एक रूल के अकॉर्डिंग, मतलब हर एक नंबर में 2 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो ये एक रूल के अकॉर्डिंग है, तो इसको क्या बोलेंगे? प्रोग्रेशन बोलेंगे। तो प्रोग्रेशन में मान लीजिए इस तरह से A1 A2 A3 ये नंबर्स हैं, ठीक है। तो इफ दिस इज एन AP, अगर ये AP होगा तो उसके लिए क्या कंडीशन है? किसी भी 2 टर्म का डिफरेंस, मतलब एज लाइक A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2, ये बराबर होना चाहिए और ये D के बराबर होना चाहिए, और ये इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, है ना। तो किसी भी 2 टर्म का डिफरेंस क्या होना चाहिए? हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। और अगर किसी भी 2 टर्म्स का डिफरेंस कांस्टेंट होगा तो उसको हम बोलेंगे AP, और उस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस, है ना। इसके फर्स्ट टर्म को हम जनरली क्या बोलते हैं? इसके फर्स्ट टर्म को हम डिनोट करते हैं A से, और जो कॉमन डिफरेंस होता है वो आपने देख ही लिया। अगर कॉमन डिफरेंस की बात करें तो वो होता है D से, ठीक है। अब आते हैं अगली चीज पे, नंबर्स आर इन AP, है ना। नंबर्स आर इन AP, नंबर्स आर इन AP का मतलब क्या है? AP में अगर कुछ ऐसे नंबर दें तो उन पे हम क्या अप्लाई करेंगे? जैसे मान लीजिए इस तरह से नंबर, मान लीजिए आपको बोल दिया कि ABC, है ना, आर इन AP, आर इन AP, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं? वही कॉमन डिफरेंस वाला कॉन्सेप्ट, B माइनस A सेकेंड माइनस फर्स्ट बराबर थर्ड माइनस सेकेंड, C माइनस B। B को एक तरफ लाइए, माइनस B इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस B, तो 2B हो गया। उधर ऑलरेडी C है, A जाके उधर प्लस हो जाएगा, तो 2B बराबर कितना आ गया? C प्लस A। 3 नंबर में ये वाली बात भी ध्यान रख सकते हैं, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। या फिर अगर मान लीजिए 4 नंबर है, जैसे A B C D, है ना, तो इनमें क्या लॉजिक लग सकता है? B माइनस A बराबर C माइनस D इज इक्वल टू D माइनस C। बाकी इनमें से अननोन नंबर्स जो भी होंगे हम उनको क्या कर सकते हैं? इस तरीके से, इस फॉर्मेट से फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। तो बस ये वाली बात दिमाग में रखनी है। AP क्या होगा? अगर किसी भी 2 टर्म्स के बीच का डिफरेंस आप देखते हैं, अगर वो कांस्टेंट है, चेंज नहीं होता, हर एक टर्म के बीच का डिफरेंस कांस्टेंट रहता है, सेकंड माइनस फर्स्ट, है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? AP, और उसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। इसके फर्स्ट टर्म को हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं, ठीक है। आइए आगे डिस्कस करते हैं। अब देखिए इसमें जैसा कि लिखा गया है कि जो टाइप 1 MCQ और MCQ इसमें 2 आएंगे, 1 असर्शन रीजन और 1 CQ। जो ये हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसी टाइप में, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन अगर पता है तो असर्शन रीजन भी सॉल्व हो जाएगा और MCQ तो हो ही जाएगा। चलिए पहला कॉन्सेप्ट है, जैसे ABC आर कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन AP, देन अभी जैसे मैंने बताया अगर ABC 3 टर्म्स AP में कंसेक्यूटिव हैं तो सेकंड जो बीच वाला टर्म होता है उसका डबल टाइम फर्स्ट और थर्ड के बराबर होता है। ये आपको ध्यान रखना है ना। जैसे पहला क्वेश्चन, इसको मान लीजिए A, इसको मान लीजिए बेटा B, इसको मान लीजिए C, है ना। 3 टर्म्स अगर AP में है तो हम अप्लाई कर सकते हैं 2B इज इक्वल टू A प्लस C। रख दीजिए 2B की जगह कितना है? P प्लस 1, A की जगह P माइनस 1, C की जगह 2P प्लस 3। सॉल्व कर दीजिए, 2 का मल्टीप्लाई करिए, 2P 2 का 1 में होगा 2 बराबर ये P माइनस 1, ये प्लस 2P प्लस 3, 2P प्लस 2 इज इक्वल टू
पी और 2p कितना हो गया 3p, -1 और +3 कितना हो गया +2। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व करिए, p को एक साइड ले जाइए, 2p इधर आएगा तो 2p इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 3p में से 2p जाएगा, कितना बचेगा p, 2 उधर जाएगा तो 2 - 2 कितना हो जाएगा 0, तो p की वैल्यू कितनी आ गई 0। तो अगर ये AP में होंगे तो इसे क्या होना पड़ेगा, p की वैल्यू को क्या होना पड़ेगा 0 होना पड़ेगा ना, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ p, तो आंसर क्या हो गया 0, है ना। आई होप कि क्लियर हो आपको, बिल्कुल आराम से देखिए। और इस टाइम जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो तो रील से और बाकी चीज़ों से भी थोड़ा बचिए, है ना। रील वाली दुनिया में आजकल खो भी गए हैं आप लोग, काफ़ी टाइम, बहुत मैंने देखा है 10th वाले बच्चों को गेम रील्स ये सारी काम करते हैं, थोड़े टाइम के लिए से स्टॉप कर दीजिए, अभी एटलीस्ट पेपर तक तो कर दीजिए, बाकी आगे भी 11th-12th में भी आप जब भी पढ़ाई कर रहे हो चीज़ें करो, हर चीज़ का एक लिमिटेड टाइम होता है, अगर हर चीज़ आप एक लिमिटेड वे में यूज करेंगे तो वो आपको पॉजिटिव लगेगा, वरना धीरे धीरे आपके अंदर नेगेटिविटी आती जाएगी, अपने टाइम कंजम्पशन हर चीज़ से लेके, और फिर धीरे धीरे डिमोटिवेट हो जाता है आदमी, तो इन सब चीज़ों से बचिए। ठीक है, चलिए ये हो गया नोट, नेक्स्ट करें। अब देखिए, और दोस्तों के चक्कर में पढ़ना ठीक है, दोस्ती अच्छी चीज़ है, आराम से। अब इनमें देखिए, इफ x 2x + 9 4x + 3 आर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सेम कॉन्सेप्ट, ये आपका a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, अप्लाई कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, कैन सॉल्व इट। अगला देखिए, अगर ये दिया है ये आर इन एपी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो कैसे निकालेंगे। अच्छा, अब यहां से a + b आपको निकालना है, ठीक है, a + b आपको निकालना है, तो बस अप्लाई कर दीजिए, है ना। दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस माइनस, ठीक है, ये तीनों टर्म्स आपस में क्या होंगी बराबर होंगी, या फिर सिंपली आप कर सकते हैं, जैसे करिए a - 18 है ना, इज इक्वल टू b - a इज इक्वल टू -3 - b, है ना, ये दोनों ले लीजिए, दिस वन एंड दिस वन, तीनों इक्वल है तो तीनों में से कोई से भी दो हम लिख सकते हैं, a - 18 इज इक्वल टू -3 - b को इधर लाएंगे प्लस b हो जाएगा, तो a + b, उधर ऑलरेडी -3 है, 18 उधर जाके प्लस हो जाएगा, +18, तो a + b कितना आ गया बच्चों 18 - 3 कितना हो गया बेटा 15, ठीक है, तो ये कितना आ गया a + b की वैल्यू कितनी आ गई 15। तो वही कॉन्सेप्ट यूज होना है, तो यहाँ पे 4 टर्म्स थे, हमने ये अप्लाई किया, जिन दो की हमें जरूरत थी, हमें देखना था क्या निकालना है, जिन दो की हमें नीड थी वो हमने अप्लाई कर दिया। आई होप कि क्लियर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, अगर दो एपीज हैं आपके पास, 2 एपीज, कोई भी 2 एपीज बोल दिया और बोल दिया दोनों एपीज के कॉमन डिफरेंस सेम है, कॉमन डिफरेंस क्या है सेम है, और किसी टर्म्स का डिफरेंस, मान लीजिए मैं जैसे बता रहा हूं AP1 AP2 दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, तो इनके किसी भी दो टर्म्स, मान लीजिए इसका भी कोई nth टर्म है और इसका भी कोई nth टर्म है, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा क्या होगा सेम, मतलब चाहे फर्स्ट टर्म का डिफरेंस आप लीजिए, चाहे सेकंड टर्म का डिफरेंस लीजिए, चाहे इसका सेकंड टर्म और इसका सेकंड टर्म, इसका थर्ड टर्म, इसका थर्ड टर्म, इसका फोर्थ टर्म, इसका फोर्थ टर्म, तो किसी भी सेम टर्म्स का जो डिफरेंस होगा दोनों एपी का वो क्या होगा सेम होगा, ध्यान रखिएगा अगर कॉमन डिफरेंस सेम है, ये वाला कॉन्सेप्ट है ना, तो यही लाइन लिखी गई है। अब जैसे इस क्वेश्चन में कैसे अप्लाई हो रहा है वो समझेंगे। इस क्वेश्चन में 2 एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द फर्स्ट टर्म ऑफ वन ऑफ दिस, मतलब है ना, मान लीजिए AP1 आप लेट कर लीजिए कॉमन डिफरेंस सेम है, AP2 कॉमन डिफरेंस सेम है। अब आपको गिवन है इसका फर्स्ट टर्म कितना बच्चों -1, और इसका फर्स्ट टर्म डैश मान लीजिए, और वो है दैट द अदर इज -8, है ना। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन दियर फोर्थ टर्म, तो आपको क्या निकालना है इनके फोर्थ टर्म का डिफरेंस, मतलब A4 - A4 डैश आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि किसी भी टर्म्स का जो डिफरेंस होगा वो सेम होगा, तो अगर आपसे फोर्थ टर्म का डिफरेंस पूछा जा रहा है तो 1th टर्म का डिफरेंस जो होगा वही क्या होगा फोर्थ टर्म का डिफरेंस, ठीक है, तो ये फाइंड आउट कर लीजिए आप, तो आप निकालिए A1 - A1 डैश, तो कितना हो जाएगा -1, ये फार्मूले का माइनस और फिर -8, देखिए इसकी वैल्यू -1, फार्मूले का माइनस, फिर इसकी वैल्यू -8, -1 + 8, तो कितना आ गया +7, तो इसका भी आंसर क्या आएगा बच्चों +7, सेम कॉन्सेप्ट। तो ध्यान रखिएगा किसी भी दो, जैसे अगर कॉमन दो एपीज है उनके कॉमन डिफरेंस सेम है, तो किसी भी दो टर्म्स का जो डिफरेंस होगा वही उसके हर एक टर्म्स का डिफरेंस होगा, एन की वैल्यू सेम, जैसे फोर्थ टर्म का डिफरेंस फिफ्थ सबका वही होगा।
ऐसा नहीं कि पहले का फोर्थ ले रहे हो दूसरे का फिफ्थ, ऐसा नहीं, दोनों का सेम होना चाहिए, उसका फोर्थ तो इसका भी फोर्थ, उसका टेंथ इसका भी टेंथ, है ना। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया, तो ये आ गया। करें नेक्स्ट, ये आपके लिए है, टू एपीज हैव सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर हैंडेड टर्म। आपको हैंडेड टर्म का डिफरेंस कितना दिया है, हंड्रेड। तो पूछा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थाउजेंथ टर्म, तो हंड्रेड टर्म का डिफरेंस हंड्रेड है, तो थाउजेंथ टर्म का भी डिफरेंस कितना होगा, हंड्रेड, थाउजेंड नहीं, ठीक है, कितना होगा, हंड्रेड। जितना इस टर्म का डिफरेंस है वही इस टर्म का भी डिफरेंस होगा अगर उनके कॉमन डिफरेंस सेम है, टू एपीज, ठीक है। चलिए सॉल्व कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट देखिए, टाइप 3 टाइप क्या क्वेश्चन होते हैं। अब इस टाइप में क्या है, nth टर्म ऑफ एपी, व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म ऑफ एपी, दिस दिया है ना। तो जरा रूट वाली चीजें देखते हैं, भागते हैं, जरा समझिए। रूट 18 नहीं पता तो थोड़ा थोड़ा साइड में आप सॉल्व कर सकते हैं। पहले nth टर्म ऑफ एपी का फार्मूला लिख लेते हैं। nth टर्म ऑफ एपी का फार्मूला क्या होता है, ये होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, है ना। an क्या होता है, वैल्यू ऑफ nth टर्म, वैल्यू ऑफ nth टर्म। a क्या होता है बच्चों, फर्स्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म। n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स। d क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, d क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अब आइए, अब देखते हैं जरा, समझिए। रूट 18, तो 18 का फैक्टर कर लीजिए, है ना। तो 18 का 3 6 जा 3 2 जा, जिसके पेयर बन जाते हैं वो बाहर आ जाएगा और जिसके नहीं बनेंगे वो रूट में रहेगा। इसी तरह 32 का आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 16 2 8 2 4 2 2 2 1, है ना, एक एक, तो यहाँ से दो, यहाँ से दो, 2 2 जा 4 रूट 2, है ना, ये बन गया 4 रूट 2। इसी तरह रूट 50 करेंगे, है ना। रूट 50 करेंगे तो आपको पता है 2 इंटू 25 लिख सकते हैं, 25 5 का होता है, तो ये क्या बन जाएगा, 5 रूट 2। तो ध्यान से देखिए, रूट के नंबर एक्स जैसा बिहेव करते हैं, 3x 4x 5x, तो इनमें किसका डिफरेंस दिख रहा है आपको, रूट 2 का डिफरेंस दिख रहा है ना। तो चलिए आपको कौन सा, व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म, इसका नेक्स्ट टर्म कितना हो जाएगा, तो ये तो ऑब्वियसली बता सकते हैं आप कि ये 3 रूट 2 है, 4 रूट 2 है, 5 रूट 2 है, तो अगर एमसीक्यू है तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 6 रूट 2, नेक्स्ट क्या हो जाएगा 6 रूट 2। और ऐसा तो आंसर दिख नहीं रहा आपको, तो क्या करेंगे, 6 को रूट के अंदर ले जाइए, तो जब भी 6 रूट के अंदर जाएगा 2 बारी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 इंटू 6 इंटू 2, तो 36 इंटू 2, तो कितना आ गया, रूट 72, तो आंसर हो गया रूट 72, ठीक है। आई होप कि क्लियर हो। तो बस ये रूट की चीजें थोड़ा सा ब्रेक करना सीखिए, है ना। जिनके पेयर बनते हैं वो फैक्टर दोनों में से, पेयर में से एक बाहर आ जाएगा, और जिनके नहीं बनेंगे वो रूट के अंदर रह जाएगा, है ना, जैसा कि आप देख सकते हैं। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं, आई होप कि क्लियर हो। अगला देखिए, सेम इसी तरीके से अब इसमें फार्मूला लगेगा। इसमें कौन सा टर्म्स आपसे पूछा है, 25th टर्म की वैल्यू पूछी है, तो n बराबर आपको कितना दे दिया, 25। यहाँ से देखिए कि ए पी है तो ये फर्स्ट टर्म हो गया, ए की वैल्यू होगी -5, टी बराबर सेकंड माइनस फर्स्ट, सेकंड कितना है -5/2, ब्रैकेट में रखिए, फिर फार्मूले का माइनस, फिर फर्स्ट भी कितना है -5, सॉल्व करिए, तो -5/2 माइनस माइनस प्लस हो गया बच्चों 5/1, है ना, जिसके नीचे कुछ नहीं, डिनोमिनेटर 1 ले लेते हैं, एलसीएम लीजिए, एलसीएम हो गया 2, है ना, 2 से 2 को डिवाइड करें 1 तो -5, 1 से डिवाइड करें 2 टाइम्स, 2 5 जा 10, तो 10 माइनस 5 कितना हो गया 5/2, तो डी आ गया आपका 5/2। अब फार्मूला अप्लाई करिए, ए एन बराबर क्या अभी बताया मैंने आपको, a प्लस एन माइनस 1 डी, तो 25th टर्म निकालना है तो a 25 बराबर, a की जगह कितना रखेंगे -5, n की जगह 25 माइनस 1, डी की जगह 5/2, सॉल्व करिए, तो -5 और ये हो जाएगा 24 इंटू 5/2, ठीक है, ये मल्टीप्लाई वाले टर्म्स हैं तो एक साथ रहेंगे। अब इसे डिवाइड आप कर सकते हैं कितनी बारी, 12 टाइम्स, तो -5 प्लस 12 5 जा 60, और ये कितना हो जाएगा 60 माइनस 5 कितना हो जाएगा +55, तो 25th टर्म की वैल्यू कितनी आ गई 55, है ना। देखिए बिल्कुल आसान, मतलब जो दिया है लॉजिकली, जो गिवन है उसे लिखिए और फार्मूला अप्लाई करिए। ये फार्मूला मैंने आपको बता दिया कौन सी चीज क्या है, ये nth टर्म की वैल्यू होती है, जैसे यहाँ 25th टर्म पूछा है, दैट इज n, दैट इज नॉट an, an मतलब 25th टर्म की वैल्यू, ठीक है। जैसे ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म, तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या है n है, लेकिन फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी -5, तो वो a1 हो गया, सेकंड टर्म की वैल्यू है -5/2, वो a2 हो गया, ठीक है, इस तरह से। आई होप कि क्लियर हो, नोट करिए फटाक से। अब देखिए अगला,
अगला आप केस स्टडी। केस स्टडी में क्या कॉन्सेप्ट यूज होगा, है ना। केस स्टडी में दो फॉर्मूले बेसिकली, और जो पीछे का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा कि एपी का कॉमन डिफरेंस वगैरह की चीजें ये यूज होंगी, है ना। तो केस स्टडी में क्या होगा, दो फॉर्मूले, एक तो nth टर्म ऑफ एन एपी जो अभी आपने पढ़ा, हमने सिखाया आपको क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1d, ये सारी चीजें मैंने आपको बता भी दी, ठीक है। सम क्या होता है, सम होते हैं वही जो टर्म्स होती हैं उनका सम कर दीजिए, जैसे a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट 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 प्लस an, इसको बोलते हैं सम ऑफ एपी, है ना, इसको बोलते हैं सम ऑफ एपी। और इसका फार्मूला क्या बनता है, इसके दो फार्मूले होते हैं, एक होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1d, है ना, एक तो ये फार्मूला होता है। दूसरा इसका फार्मूला होता है बच्चों Sn बराबर n/2 a प्लस an। अगर आपको लास्ट टर्म पता है, मतलब सॉरी nth टर्म पता है तो डायरेक्ट रख दीजिए, वरना d के टर्म में ये रहा, ठीक है। बाकी जरूरत पड़ेगी तो यहाँ से अगर कभी an वगैरह निकालना है तो यहाँ से निकाल के तब इसमें पुट करेंगे, मतलब दोनों फार्मूले म्यूचुअली यूज होते हैं, है ना। जैसा क्वेश्चन की डिमांड रहेगी, जैसी क्वेश्चन की डिमांड रहेगी उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब आइए इसके केस स्टडी के क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास 4 केस स्टडी के क्वेश्चन है ना, 4 में से 2 मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, 2 आप ट्राई करोगे, बाकी उनके सोल्यूशन मैं भेज दूंगा, ठीक है। तो बिल्कुल वर्डिंग रीड करेंगे, क्या क्यों कैसे पूछा वो सारी चीज समझेंगे और फिर उस अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है, दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए जरा, यहाँ पे ये क्वेश्चन है, दिया है मनप्रीत कौर इज द नेशनल रिकॉर्ड होल्डर फॉर वोमेन इन शॉर्ट पुट डिस्प्ले, हर थ्रो ऑफ 18.86 मीटर, है ना, इनका थ्रो था इतना 2017 गेम में, ठीक है। ये एक इन्फॉर्मेशन दी गई। अब कह रहे हैं कि इनको रोल मॉडल बना के संजीता जो हैं ये इनके गोल को पाना चाहती हैं। तो इनिशियली हर थ्रो रीच्ड, इनिशियली इनका थ्रो इतना रीच कर रहा है ना, 7.56। Being an athlete in school, she regularly practiced both in the morning and the evening and was able to improve the distance by 9 सेंटीमीटर every week, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, इनका इनिशियल जो थ्रो है, इनिशियल जो थ्रो है वो है 7.56, है ना। पर वीक जो इंक्रीमेंट है, पर वीक इंक्रीमेंट है वो कितने का है, 9 सेंटीमीटर, या फिर मीटर में बात करें 0.100 से डिवाइड कर देंगे 0.09, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन मिली। तीसरी इन्फॉर्मेशन, ड्यूरिंग द स्पेशल कैंप ऑफ 15 डेज। अब नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है, एक डिफरेंट इन्फॉर्मेशन है, 15 दिन का एक कैंप था, है ना, 15 डेज का एक कैंप है, 15 डेज का एक कैंप है। उसके अंदर सी स्टार्टेड विथ 40 थ्रोज एंड एवरी डे केप्ट इंक्रीजिंग नंबर ऑफ थ्रोज, है ना, सी स्टार्टिंग 40 थ्रोज, है ना, स्टार्ट उन्होंने करा विद 40 थ्रो से, और एवरी डे केप्ट इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ थ्रोज, है ना। एवरी डे जो इंक्रीमेंट हो रहा है इनका कितने का हो रहा है, 12 थ्रो का, है ना। अचीव द रिमार्केबल प्रोग्रेस, है ना, ठीक। इतनी इन्फॉर्मेशन दी गई, मैंने साइड में रख दी। मैंने कह दिया कि एक मनप्रीत कौर नेशनल रिकॉर्ड उन्होंने होल्ड किया था थ्रो का, कितने का उनका थ्रो था, कितने का उनका थ्रो था, 18.86। इनको रोल मॉडल बना के संजीता थ्रो स्टार्ट करा उन्होंने। तो इनिशियल थ्रो इनका यहाँ तक पहुँच रहा था 7.56 मीटर। पर वीक इंक्रीमेंट उन्होंने करा, तो पर वीक उनका इंक्रीमेंट जो हो रहा था थ्रो का, प्रैक्टिस कर रही थी डेली, तो 9 सेंटीमीटर थ्रो इंक्रीज हुआ पर वीक, तो 0.09 मीटर। अच्छा, अब एक अलग इन्फॉर्मेशन दी, 15 दिन स्कूल में कैंप हुआ जिसमें उन्होंने स्टार्ट करा 40 थ्रो से, ठीक है। और एवरी डे उनका थ्रो इंक्रीज हुआ, जैसे पहले दिन 40 फेंका उन्होंने तो अगले दिन 12 बढ़ा के 52, फिर अगले दिन 12 बढ़ा के, ऐसे लाइक दैट, ठीक है। अब गिवन क्वेश्चन का हमें आंसर करना है। अभी समझिए क्या करना है आंसर। पहला, हाउ मेनी थ्रोज संजीता प्रैक्टिस्ड इन 11th डे ऑफ द कैंप। अब ये कैंप की बात पूछ रहा है, मतलब यहां से इंफॉर्मेशन पूछ रहा है ना। तो पहले में पूछ रहा है हाउ मेनी थ्रोज संजीता प्रैक्टिस्ड ऑन 11th डे ऑफ द कैंप, है ना। तो 11th डे में कितना थ्रो किया उन्होंने, 11th डे में आपसे पूछा है थ्रो, ठीक है। अब ध्यान से समझिए इंफॉर्मेशन। तो जहां से स्टार्ट करा, पहले दिन उन्होंने कितने का फेंका, 40, हर दिन इंक्रीमेंट किया, अगले दिन 12 बढ़ गया तो कितना हो गया 52, है ना, फिर 12 बढ़ गया तो कितना हो जाएगा 64 डॉट डॉट डॉट, है ना। अच्छा, अब यहां से देखिए ए की वैल्यू बच्चों कितनी हो गई आपकी 40,
n कितना हो गया, हर दिन कितना बढ़ रहा है, 12, तो n की सॉरी d की वैल्यू कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, कॉमन डिफरेंस हो गया 52 माइनस 40 दैट इज 12। आपसे कौन थे डे पूछा है, n बराबर क्या दिया है 11, 11th डे पूछा है ना, तो बेसिकली आपको क्या निकालना है an। तो 11th डे कितना थ्रो होगा, 11th डे कितना थ्रो होगा, तो आपको n की वैल्यू दी है 11th डे, कौन से दिन निकालना है दैट इज n, और कितना दैट इज an। तो an का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे क्या, a प्लस n माइनस 1 डे, है ना, और पुट कर देंगे सारी वैल्यूज, तो क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। देखिए एक ही जगह कितना रखेंगे, एक ही जगह 40 रखेंगे प्लस हाँ 11th डे, और ये 11 माइनस 1 डी की जगह 12, ठीक है, तो 40 प्लस ये 10 इंटू 12, तो 10 इंटू 12 कितना हो गया 120, है ना, 120 प्लस 40 कितना हो गया 160। तो कितना थ्रो करा उन्होंने 11th डे में, an बराबर 160, वैसे a11 होना चाहिए था, a11 इज इक्वल टू कितना आ गया 160, तो पहले का आंसर कितना आ गया 160 थ्रो, फर्स्ट पार्ट का आंसर कितना आ गया 160 थ्रो, एक नंबर आपका क्लियर हो गया। तो पहले यहाँ से हमेशा ये वाली चीज़ रीड किया करिए, कभी कभी बच्चे क्या करते हैं डायरेक्ट इन पे आ जाते हैं, ये चीज़ ढंग से रीड नहीं करते, बहुत बारी देखा मैंने, ये गलती मत करिएगा, पहले ये चीज़ रीड करिए, भले 1-2 मिनट लग जाए, इससे क्या होगा आपका 4 नंबर सही सलामत रहेगा, वरना इसको रीड किए बिना इसको अटेम्प्ट करेंगे तो पहले अटेम्प्ट करेंगे वो टाइम वेस्ट, फिर रीड करना पड़ेगा वो टाइम वेस्ट, टाइम जाएगा तो धीरे धीरे माइंड क्या होता है हमारा बिल्कुल घबराने लग जाता है, ठीक है, एग्जाम में जैसे जैसे टाइम निकलता है आपके पास टाइम कम बचता है, क्वेश्चन ज़्यादा बचते हैं, घबराना शुरू हो जाती हैं, तब माइंड का गेम है। एग्जाम 50%, एग्जाम में 50% कॉन्फिडेंस का, सेल्फ कॉन्फिडेंस का खेल है, अगर आपका कॉन्फिडेंस सही है, आप टाइम से सारी चीज़ें मैनेज कर रहे हो, तो बहुत सारे क्वेश्चन हमसे इजीली सॉल्व हो जाते हैं। हमारी तैयारी 50% मैटर करती है, 50% कॉन्फिडेंस मैटर करता है, तो कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है, तो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करके चलिए, और उसके तरीके यही हैं कि चीज़ों को सही तरीके से पढ़िए और उनको सही तरीके से प्रैक्टिस करके सही तरीके से परफॉर्म करिए, यही होता है बेस्ट, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट वुड बी संजीता थ्रोज डिस्टेंस एट द एंड ऑफ 6 मंथ्स, है ना, एंड ऑफ 6th मंथ्स में संजीता, अच्छा ये मंथ्स की जगह वीक कर लीजिए, 6th वीक रहेगा, ठीक है, 6th वीक में संजीता कितना थ्रो, हाउ व्हाट वुड बी संजीतास थ्रो डिस्टेंस, अब डिस्टेंस पूछा मतलब इस वाली इंफॉर्मेशन से आपसे पूछ रहा है, ठीक है, तो अब आप कैसे करेंगे इस वाले में, चलिए अगर इसमें बात बताएं हम, सेकंड थोड़ा सा सेकंड पार्ट की हम बात करें अगर, तो पहले इनिशियल थ्रो कितना था ये, तो ये हमारा क्या हो गया, ए की वैल्यू ए इज 7.56 मीटर, 7.56 मीटर, पर वीक जो इंक्रीमेंट हो रहा था कितने का हो रहा था, डी बराबर 0.09 में, ठीक है, ये एक वीक में इंक्रीमेंट था, तो आपसे कितने वीक का पूछ रहा है, व्हाट वुड बी संजीता थ्रो डिस्टेंस एट द एंड ऑफ 6th वीक, एंड ऑफ 6 का मतलब क्या हो जाएगा 7, मतलब 6 वीक खत्म हो गया, ठीक है, जैसे 0 से 1 क्या होता है 1, 1 से 2, है ना, तो 6 से 7 मतलब 6 के एंड पूछ रहा है ना, तो कितना आ जाएगा 7, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7, ये वाली बात बस ध्यान रखिएगा यहाँ पे, ये जो एंड ऑफ 6th वीक रखा है ना, और एंड ऑफ 5th वीक होता है तो कितना लेते हैं 6, मतलब जिस वीक का एंड हुआ तो अगला वाला नंबर स्टार्ट हो जाता है, तो यहाँ पे एंड ऑफ 6th वीक बोला है ना, तो कौन सा होगा n बराबर 7, क्योंकि पहला वीक हम क्या काउंट करते हैं 0 से 1 फर्स्ट, 1 से 2 काउंट करते हैं, इसी तरह 6 से 7 क्या काउंट करेंगे 7, क्योंकि 6 से स्टार्ट हुआ और 6 के एंड में आपसे पूछ रहा है, तो 6 to 7 तो 7 होगा, तो n की वैल्यू क्या हो गई 7। अब यहाँ से आपसे पूछा है कि इसमें कितना होगा, तो an बराबर है ना कितना, थ्रो डिस्टेंस एट द एंड ऑफ, व्हाट वुड बी द संजीता थ्रो डिस्टेंस एट द एंड ऑफ 6th वीक, तो थ्रो डिस्टेंस कितना हो जाएगा संजीता का, तो कितना निकालेंगे an बराबर है ना, तो हमारा पता है ना हर वीक उनका 0.09 से बढ़ रहा है, तो फर्स्ट वीक कितना बढ़ा, सेकंड वीक है ना कितना हुआ, थर्ड वीक, ऐसे 7th वीक में या 6th वीक के एंड में कितना हो जाएगा, तो an बराबर कितना हो जाएगा a प्लस n माइनस 1d, है ना, यहाँ से a की वैल्यू रखिए, a कितना हो जाएगा हमारा 7.56 प्लस ये हो गया 7 माइनस 1, और d की जगह कितना आ जाएगा 0.09, सॉल्व करेंगे 7.56 प्लस ये हो गया 6, और 6 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए ये आ जाएगा 0.54, है ना, 6 9 जा, हाँ ये 0.54, अब ये दोनों ऐड कर दीजिए, तो दोनों ऐड करने के बाद फाइनल कितना आएगा, देखिए 4 और 6 0 बन जाएगा, 5 5 10 1 11, तो 1 1 इधर आएगा तो 8 हो जाएगा, 8.10 मीटर, तो आंसर कितना आ गया 8.10 मीटर, तो 6th वीक के एंड में उसका जो थ्रो कितना रीच कर जाएगा डिस्टेंस 8.10 मीटर। आई होप कि आपको क्लियर हो।
इतना नोट करिए, फिर नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। चल, अब अगली बात करते हैं, अगली इन्फॉर्मेशन पिक करते हैं। क्या है नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन इसी का और पार्ट। व्हेन विल सी बी एबल टू अचीव अ थ्रो ऑफ दिस। अब आपको वैल्यू दे दी, ये वाला थ्रो उसने अचीव कर लिया, कब, कितने वीक में, ठीक है। तो ये ए एन दे दिया, ये वैल्यू दे दी, थ्रो की डिस्टेंस दे दी, तो वैल्यू दे दी, मतलब ए एन दे दिया आपको, ये ए एन हो गया, है ना। तो ए और डी तो वही रहेंगे, ए और डी वही रहेंगे। आपको क्या दे दिया आपकी बारी क्वेश्चन में, ए एन दे दिया, और आपसे क्या पूछ दिया, एन पूछ दिया, ठीक है। तो लिखते हैं इसको जरा, नेक्स्ट पेज पे देखिए। ए बराबर वापस से हमारा वही 7.56 मीटर, डी इज इक्वल टू बच्चों 0.09 मीटर, और ये हमें क्या गिवन था, ए एन कितना गिवन था, ए एन हमें गिवन है 11.16 मीटर, 11.16 मीटर। आपसे पूछ दिया गया एन, कह रहा कितने टाइम में। फिर से वही फार्मूला, ए एन बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 डी, अप्लाई करिए, मेरे साथ साथ सॉल्व कर सकते हैं आप। 11.16 इज इक्वल टू 7.56 प्लस एन माइनस 1 नहीं पता, डी 0.09, ठीक है। पहले ये वाली चीज इधर आके माइनस होगी, 11.16 माइनस 7.56 बराबर, अब यहाँ से देखिए ये वाली चीज़ है कितना हो गया, n माइनस 1 इंटू 0.09, ठीक। अब यहाँ से देखिए कैसे करेंगे, अब इस वाली चीज़ को कैसे सॉल्व करेंगे। हाँ, तो यहाँ पे देखिए 11.16 माइनस 7.56, बहुत सारे तरीके हैं, बट अभी ज़्यादा तरीकों की बात नहीं करेंगे। 6 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 0, यहाँ से जाएगा, कैरी लेंगे, 11 माइनस 5 जाएगा, कितना बचेगा 6, 0 हो गया, इधर जाएगा 10 माइनस 7 कितना हो गया 3, 3.60, ये आ गया आपका 3.60, ठीक है। अच्छा अब हाँ ठीक है, इज इक्वल टू n माइनस 1 0.09, तो ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो n माइनस 1 बराबर यहाँ डिवाइड होगा 3.60 अपॉन में 0.09। देखिए ऊपर जितने पॉइंट पे डेसिमल है, नीचे भी उतने पॉइंट पे डेसिमल, राइट से काउंट करेंगे तो दोनों हट सकते हैं, तो ये 360 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 9, 9 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 40, सर आ गया 40, n माइनस 1 था तो माइनस 1 उधर जाके प्लस 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 41, तो n इज इक्वल टू कितना हो गया 41, है ना। n इज इक्वल टू हमारा कितना हो गया 41, तो मतलब 41th वीक में वो क्या हो जाएगा, या 40th वीक के लास्ट तक, या कह सकते हैं 41 वीक में सी विल अचीव दिस टारगेट, ओके। आई होप कि आपको क्लियर हो, बस कैलकुलेशन है, फार्मूला वही लग रहा है, आप देख रहे हैं फार्मूला वही लग रहा है, बस हमें उसको सेंटेंस को रीड करके पता करना है कि क्या निकालना है, एंड देन फार्मूला अप्लाई करना है। अब जरा देखिए लास्ट, हाउ मेनी थ्रोज डिड सी डू ड्यूरिंग द एंटायर कैंप ऑफ 15 डेज, है ना। 15 डेज में कितना थ्रो उसने डिड सी डू ड्यूरिंग द एंटायर कैंप ऑफ 15 डेज, हाउ मेनी थ्रोज, कितने थ्रोज डिड सी डू ड्यूरिंग द एंटायर कैंप ऑफ 15 डेज, पूरे 15 दिन कैंप में उसने कितने थ्रो करे, पूरे 15 दिन कैंप में टोटल थ्रो पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे जरा देखिए ये वाली इंफॉर्मेशन से। थ्रो वाले में क्या था, उसने फर्स्ट डे कितना थ्रो करा था 40 थ्रो, डेली कितना इंक्रीमेंट कर रहा था 12, ठीक है। और आपसे कितने दिन में पूछा है 15 दिन में, है ना। 15वें दिन का नहीं पूछा है, पूरे मतलब फर्स्ट डे सेकंड डे, टोटल डेली का एड ऑन पूछा है आपसे। तो बेसिकली ये जो फर्स्ट डे उसने फेंका, सेकंड डे फेंका, थर्ड डे फेंका, ये सारे डेज का क्या करना है, ऐड ऑन करना है, और ऐड करने का मतलब क्या निकालना है आपको, सम निकालना है। तो यहाँ से S15 निकालना है 15 दिन का सम, तो फार्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1, ठीक है। अब जरा देखिए n की जगह कितना हो जाएगा 15/2, तो a की जगह कितना हो गया 40 प्लस n की जगह 15 माइनस 1, d की जगह 12, ठीक है। सॉल्व करेंगे 15/2 ये हो गया 80 प्लस ये 14, है ना, 14 और इंटू 12, 14 इंटू 12, तो 12 चौको 48, 8 4 1 168, ठीक है 168। अभी दोनों ऐड करिए, तो 15/2, थोड़ा इजी कैलकुलेशन कर सकते थे हम, बट कोई नहीं, 808 और फिर 14 1 248,
248 को 2 से जब डिवाइड करिएगा तो ये आ जाएगा 124 और फिर फाइनली 15 इंटू 124 कर लेंगे, ये आपका आ जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये हो गया। तो वही कह रहा हूँ कि बस आपको क्या करना है, क्वेश्चन पहले पूरा फ्रेम रीड करना है, फिर 1 बाय 1 क्वेश्चन को रीड करना है और उनसे डिटेल निकालनी है कि क्या करना है। ठीक है, और जो करना है उसे अप्लाई करिए फार्मूला और सॉल्व कर दीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा। आई होप कि क्लियर हो। जल्दी देखिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोनों पार्ट का। डन, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिए चलिए। Competitive manufacture location due to the low cost of manpower and strong technical and engineering capabilities contributing to higher quality production, है ना। कह रहे हैं कि यहाँ पे इंजीनियर कैपेबिलिटी की वजह से और मैन पावर कॉस्ट, लो कॉस्ट है मैन पावर की, तो प्रोडक्शन ऑफ टीवी सेट्स इन अ फैक्ट्री इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली बाय अ फिक्स्ड नंबर एवरी ईयर, है ना। इट प्रोड्यूसेस 16,000 सेट्स इन 6th ईयर, ठीक है, 6th ईयर एंड 22,600 इन 9th ईयर। मतलब 6 साल में 16,000 प्रोडक्शन हुआ और 9 साल में कितना हुआ, इतना हुआ। ठीक है, तो अब क्या, कैसे निकालेंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, है ना। तो ऐसे देखिए, A6 आपको गिवन है, क्या गिवन है, यहाँ से इन्फॉर्मेशन देखते हैं। A6 की वैल्यू आपको गिवन है, दैट इज 16,000। ठीक है, और दूसरा आपको क्या गिवन है, दूसरा आपको गिवन है A9th आपको गिवन है, A9th गिवन है 22,600, है ना। 9 ईयर में इतने प्रोडक्शन हो रहे हैं और 6 साल में इतने प्रोडक्शन हो रहे हैं, ये आपको गिवन है। अब इससे बेसिक इन्फॉर्मेशन निकालने से पहले हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वहाँ से हम क्या निकालेंगे, ए और डी निकालेंगे। मतलब ए और डी का मतलब फर्स्ट ईयर कितना प्रोडक्शन हो रहा है, ए हो जाएगा, और हर साल कितना प्रोडक्शन इंक्रीमेंट हो रहा है वो डी हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, देखिए पहले A6 का फॉर्मूला लगे। A6 बराबर कितना हो जाएगा, A6 इज इक्वल टू है 16,000, A6 बराबर हो जाएगा A प्लस 6 माइनस 1D, राइट, 16,000। तो A प्लस ये हो जाएगा 5D इज इक्वल टू 16,000, है ना, इक्वेशन नंबर 1। अगली चीज देखिए, A9 आपको गिवन है बच्चों 22,600, A9 इज इक्वल टू हो जाएगा A प्लस 9 माइनस 1D इज इक्वल टू 22,600, A प्लस 8D इज इक्वल टू 22,600, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब देखिए, अब इसके बाद ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करेंगे। दोनों कैसे सॉल्व करेंगे, ए दोनों में सेम है, सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, तो फर्स्ट माइनस सेकंड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस 5D इज इक्वल टू 16,000, ए प्लस 8D इज इक्वल टू 22,600। सब्सट्रैक्ट करेंगे, नीचे वालों का साइन चेंज हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया। 5 प्लस माइनस 8 तो माइनस 3D, ये बड़ा वाला नंबर माइनस है तो माइनस आ जाएगा, और 16,000 22,600 में से 16,000 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 6,600। ठीक है, क्लियर है। 3 से डिवाइड करेंगे तो माइनस माइनस काट दीजिए, 3 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड होगा 2200, 2200। अब इस डी की वैल्यू किसी एक में पुट कर दीजिए, इसमें पुट कर दीजिए, है ना। तो देखिए इन इक्वेशन 1 से, तो a प्लस 5 इंटू 2200 डी की जगह है इज इक्वल टू 16,000, a प्लस ये कितना हो जाएगा, 22 5 जा 110 और 00 ये लग गए, और ये कितना हो गया 16,000। तो उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 16,000 में से 11,000 जाएगा, कितना बचेगा 5,000। ठीक है, तो ये क्या है, फर्स्ट ईयर का प्रोडक्शन, ये बेसिकली है फर्स्ट ईयर का प्रोडक्शन, और ये है पर ईयर इंक्रीमेंट, है ना, इंक्रीमेंट पर ईयर। जो इन्फॉर्मेशन दी थी हमने उससे दो चीज निकाल ली, एक तो फर्स्ट ईयर कितना प्रोडक्ट किया उन्होंने टीवी यूनिट, और फिर हर साल वो कितना बढ़ा रहे हैं। तो पहले साल 5,000 प्रोडक्ट किया, हर साल वो 2,200 बढ़ा रहे हैं, है ना, 2200। अब आते हैं क्वेश्चंस पे, इन विच ईयर द प्रोडक्शन इज दिस, कह रहे हैं कौन सी ईयर में प्रोडक्शन इतना हो जाएगा, है ना। तो अब ये क्या हो गया, आपको मैं एक्सप्लेन कर, ये क्या हो गया, प्रोडक्शन इतना हो जाएगा, मतलब AN, ये आपको क्या दिया है, AN दिया है। ठीक है, इन विच ईयर, तो N आपसे पूछ रहा है, N आपसे पूछ रहा है, और आपको क्या गिवन है, AN गिवन है, और A और D आपको पहले से पता है, A और D आपको पहले से पता है ना। तो AN पता है आपको, A पता है और D पता है, ये तीनों चीज पता है, N नहीं पता, तो निकल जाएगा, है ना, पहला पार्ट हो जाएगा बच्चों सॉल्व। ठीक है, ओके, मैं आपको भी हिंट दे रहा हूँ, बस ये चीजें करा दी, इतना इतना तो आप कैलकुलेशन कर ही सकते हैं, है ना। थोड़ा सा पुट करके बता भी देता हूँ, जैसे AN बराबर फार्मूला अप्लाई करेंगे,
ए प्लस एन माइनस वन डी, है ना। ए एन की जगह कितना रखेंगे 2,200, ए की जगह बेटा, ए की जगह ये निकला ना 5,000, एन माइनस वन हमें नहीं पता, डी की जगह कितना रखेंगे 2,200। अब ये 5,000 पहले इसमें से माइनस करेंगे, फिर ये 2,200 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, और जो आंसर आएगा उधर से 1 ला के ऐड कर देंगे, तो वो आपका आ जाएगा। ठीक है, तो आपका जो पूछा गया आंसर वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा। अच्छा, अब देखिए, फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग 8th ईयर, फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग 8th ईयर, है ना। तो 8th ईयर में कितना प्रोडक्शन हुआ, 8th ईयर में कितना प्रोडक्शन हुआ, तो आपको मतलब बेसिकली ये क्या दिया है, n बराबर 8 दे दिया है, फिर से वही a बराबर 5,000, d इज इक्वल टू 2,200। ठीक है, n बराबर ये है, an का फार्मूला वापस से लगाएंगे, an बराबर a प्लस n माइनस वन डी, है ना। an की जगह आपसे पूछा जा रहा है, a की जगह हो गया 5,000 प्लस 8 माइनस वन, डी की जगह 2,200। ठीक है, बस 8 माइनस वन 7 आ जाएगा, 7 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5,000 में ऐड कर दीजिए, विल गेट द आंसर कि 8th ईयर में कितना प्रोडक्शन होगा। ठीक है, आई होप कि क्लियर हो। बस एक कैलकुलेशन बस आपके लिए छोटा हूँ, आपको पूरा फॉर्मेट कर दिया मैंने। ठीक है, फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट 3 ईयर्स, है ना। फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट 3 ईयर्स, पहले 3 साल में कितना प्रोडक्शन हुआ, पहले 3 साल में कितना प्रोडक्शन हुआ। 3rd ईयर का नहीं पूछ रहा है। अच्छा, ये भी समझिएगा, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, 3rd ईयर, इन ईयर्स का पूछता, मतलब 8th ईयर में कितना हुआ। जैसे इसमें पूछा फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग 8th ईयर, तो सिर्फ 8th ईयर का पूछा तो वो ए 8 हो गया। लेकिन अगर पूछता इन 8 ईयर्स, इसका मतलब फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर सब काउंट होके जाएगा 8 साल तक। उसने सिर्फ 8 ईयर्स का पूछा, उस पूरे 8वें साल में कितना हुआ है। और अगर ये पूछता इन 8 ईयर्स, तो इसका मतलब फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, 3rd ईयर सबका, जैसे ये पूछा फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट 3 ईयर्स, तो मतलब आपको फर्स्ट ईयर प्लस सेकंड ईयर प्लस 3rd ईयर, तो क्या पता चल रहा है, सम निकालना है ना। तो n की जगह कितना है, n बराबर 3 है, a और d आपको पता है, a पता है, d पता है, तो बेसिकली यहाँ से क्या निकालना है, सम निकालना है। S3 बराबर 3/2 2a प्लस 3 माइनस 1 d अप्लाई करना है। a की जगह 5,000, d की जगह 2,200, ये सॉल्व करेंगे, ये कैलकुलेट करेंगे, क्या आ जाएगा S3। क्वेश्चन का मतलब समझ में आया। तो इन्होंने पूछा फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग 3 ईयर्स, मतलब फर्स्ट ईयर प्लस सेकंड ईयर प्लस, और पूछता इन 3rd ईयर, तब A3 निकालना होता। तो ध्यान दीजिएगा A3 और S3 में क्या डिफरेंस है। अगर सारी चीजें एड ऑन हो रही हैं तो S3 होगा, और सिर्फ उस पर्टिकुलर ईयर में पूछा जा रहा है तो A3 होगा, है ना। अच्छा, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द प्रोडक्शन ड्यूरिंग 7th ईयर एंड 4th ईयर, है ना, ड्यूरिंग 7th ईयर एंड 4th ईयर। तो आपसे ये 7th ईयर और 4th ईयर का डिफरेंस पूछ रहा है, तो आपको बेसिकली क्या निकालना है, A7 निकालना है, और उसमें से A4 क्या कर देना है, माइनस। तो n की जगह 7 रख के a और d की वैल्यू पता है, A7 आ जाएगा, फिर n की जगह 4 रख के a और d पता है, क्या आ जाएगा, A4 आ जाएगा, और उन दोनों का क्या कर दीजिएगा, डिफरेंस कर दीजिएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, दोनों का डिफरेंस। ठीक है, आई होप कि क्लियर हो। बस इसमें कैलकुलेशन पार्ट है, करना वही है। तो देखिए फाइंड द डिफरेंस ऑफ द प्रोडक्शन ड्यूरिंग 7th ईयर, 7th ईयर मतलब an हो गया। अगर पूछता इन 7th ईयर, तो S7 हो जाता। बस ध्यान देना है, लैंग्वेज का ध्यान देना है, S7 और A7 में। A7 मतलब उस पर्टिकुलर ईयर का वैल्यू, और S7 का मतलब पूरे 1 से लेके वहां तक, है ना। जब भी S आ जाए तो मतलब 1 से काउंट होके वहां तक जाएगा, और A आ जाए मतलब उस पर्टिकुलर ईयर डेट इनकी बात हो रही है ना। आई होप कि आपको क्लियर हो। तो ये है, बाकी ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये कैलकुलेट करना है आपको कंप्लीट। मेन पार्ट मैंने कर दिया, आपको समझा दिया पूरा, बस अब कैलकुलेशन वाला पार्ट थोड़ा सा आपको करना है, वो अभी आप करिएगा। नोट करिए, आगे 2 मैंने दिया आपको लिए, आगे 2 क्वेश्चन है, एक ये और एक ये, है ना। ये 2 क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा, बाकी इनके सॉल्यूशंस आपको मैं फॉरवर्ड कर। अब देखिए, अब जरा मेरी बात समझिए। तो ये था चैप्टर 5 से। एपी से हमने कहा आपका MCQ, 2 MCQ जो बताया वो तैयार करना है, और केस स्टडी मैंने आपको 4 करा दिए, एक इनमें से या इसी बिल्कुल टाइप से कुछ आ जाएगा, है ना, कॉन्सेप्ट ऐसा ही कुछ होगा। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इनको बस अच्छे से एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए क्लास के बाद, और आपका बिल्कुल हो जाएगा क्लियर। तो इस चैप्टर से ध्यान रखिएगा, 2 MCQ, एक केस स्टडी आनी है, तो इसी तरह से माइंड प्रिपेयर करके चलिए कि किस तरह से चीज़ें कैसे पढ़नी है, और पढ़नी क्या, यही पढ़नी है जो मैंने बताया है ना, जो चीज़ समझाई, जो बताई, बस उनको ध्यान में रखिए, फार्मूला को ध्यान में रखिए, कहाँ कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा ये ध्यान में रखिए, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, तो करिए, चैप्टर 5 की अच्छे से पढ़ाई करिए, फिर नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमने कौन सा बोला था, हाँ चैप्टर 7, है ना। तो चैप्टर 7 आपका करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। ठीक है, तो अगली क्लास में मिलते हैं।
जय हिंद।